ये बड़ी खबर है। देखिए, कल ही जेनजी की तरफ से कह दिया गया था कि आज वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। सेना ने बीती रात 10 बजे कमान कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपनी हाथ में ले ली है और अब उसका असर इस रूप में नजर आ रहा है कि हमारे सहयोगी बीरेंद्र काठमांडू से ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे कल तक जो हिंसक आंदोलन हुआ उसके निशान तो देखिए अभी दिखेंगे। ये जो धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा है, ये जो आग सुलगती हुई आपको दिख रही है, ये बीते कल की हिंसा की ही गवाही दे रही है। पर आज की सुबह नेपाल में एक नई तरीके की सुबह के तौर पर आई है निकलकर, इसकी भी तस्दीक हो रही है उन तस्वीरों से जो हमारे सहयोगी बीरेंद्र केएम दिखा रहे हैं। अब देखिए, आज के दिन फोकस कहां रहने वाला है? सरकार बनाने को लेकर, वो नागरिक सरकार, वो अंतरिम सरकार, और उसको लेकर कल भी एक बैठक हुई थी बीरेंद्र, जिसमें राबी लामिछाने और बलेन शाह की मुलाकात हुई थी। आज क्या जानकारी है? आज वो अंतरिम सरकार, नागरिक सरकार बनाने के लिए क्या कवायद होगी बीरेंद्र? जी, बीती रात हेडक्वार्टर जो आर्मी के हेडक्वार्टर है, जंगी अड्डा जिसको कहा जाता है, आर्मी हेडक्वार्टर में बातचीत हुई। वहाँ पे जेनजी के कुछ प्रतिनिधि, हालांकि ये नाम वगैरह सार्वजनिक नहीं किया गया है, वहाँ पे बातचीत हुई और आज औपचारिक तौर पे जेनजी की तरफ से वार्ता की जाएगी और वो वार्ता राष्ट्रपति जो रामचंद्र पौडेल हैं उनके निवास से वार्ता होगी। रामचंद्र पौडेल के निवास से वार्ता होगी। रामचंद्र पौडेल को एक निजी निवास में रखा गया है। जो शीतल निवास था, राष्ट्रपति भवन था, उसको तो कल जला दी गई है, उसको एक निजी निवास में रखा गया है और उसी निजी निवास में जो है वार्ता होनी है। और वार्ता में जेनजी की तरफ से कौन जाएंगे वो अभी तक तय नहीं हो पाई, वो नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं हो रहा है। लेकिन जेनजी की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि हमारे तरफ से हो सकता है कि संभव है कि रवि लामिछाने नहीं, बालेन शाह का नेतृत्व में कहीं बातचीत हो, लेकिन अभी तक वो नाम नहीं आ गया। लेकिन रवि लामिछाने का कल ही एक वक्तव्य आ गया कि मैं किसी वार्ता में या किसी पद पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे ऊपर केस लगा हुआ है। ये सरकार, मौजूदा सरकार ने मेरे ऊपर केस लगाया था। जब तक मेरा केस क्लियर नहीं होता है तब तक मैं किसी भी सार्वजनिक जिम्मेवारी पे नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी कानूनतः कैदी ही हूँ, बंदी ही हूँ। जब तक मेरा केस क्लियर नहीं होता है तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तब तक मैं किसी सार्वजनिक पोजीशन पे या सार्वजनिक मीटिंग में नहीं। तो फिर वार्ता में कौन जाएगा? फिर तो बस एक नाम बचता है और वो नाम बचता है बलेन शाह का। फिर और वार्ता में कौन जाएगा? अगर रवि लामिछाने जो कल तक सलाखों के पीछे थे और आंदोलनकारियों ने मांग की अपने आंदोलन में कि साहब रवि लामिछाने उन्हें गलत तरीके से झूठे आरोपों में, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सलाखों के पीछे छोड़ दिया, उनकी रिहाई की जाए, तो कल तो आनंद फानंद में उनको रिहा कर दिया गया। अब आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं तो वार्ता में जाऊंगा नहीं, मुझे तो कोई पद चाहिए नहीं, मुझ पर तो आरोप लगे हुए हैं, जब तक आरोपों से मैं बरी नहीं हो जाता हूं तब तक मैं दूरी बनाकर रखूंगा। तो फिर बचता कौन है? मतलब सिर्फ और सिर्फ बलेन शाह। और बलेन शाह को लेकर हमने देखा कल कैसे ये जो जेनजी के आंदोलनकारी हैं बलेन शाह के समर्थन में नारे कर रहे थे। ये जो जेनजी के आंदोलनकारी हैं ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बलेन शाह को बनाया जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरीके तक की बातें की जा रही थी। तो मतलब अब सुई आकर टिक गई है बलेन शाह पर बीरेंद्र। जी बिल्कुल, बालेन शाह के नाम ज्यादा बालेन शाह हो सकते हैं, लेकिन बालेन शाह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये अभी तक सही नहीं हो पाया है। लेकिन जेनजी की तरफ से वार्ता करने के लिए बालेन शाह जरूर जा सकते हैं, ये संभव है। लेकिन बालेन शाह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे या क्या होगा इसमें, ये अभी तक कहने का कोई वो नहीं हो पाया है। लेकिन हमें जो सूत्रों से खबर मिल रही है, जो नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं सुशीला कार्की, उनको जो है अंतरिम मंत्री परिषद का अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है और उसमें बालेन शाह का भी सहमति है। हालांकि इसका औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं हो पाया है। जब तक वार्ता से औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं होती है तब तक हमें कहना जल्दीबाजी हो जाएगी। लेकिन मेरा सूत्र ये कह रहा है कि जो सुशीला कार्की जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश भी है, एक सीनियर सिटीजन भी है और जो है वो क्लीन चेहरा रही है, तो उनका जो है नेतृत्व में, क्योंकि उनको अवदस्त करके ओली और देवा ने हटा दिया था, तो इसलिए जो उनका नेतृत्व में सरकार बनने की संभव है। लेकिन जब तक वार्ता में सहमति नहीं हो जाती है तब तक ये कहना मुश्किल रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जंगी अड्डा में ये वार्ता शुरू होने से पहले राष्ट्रपति को मौजूदा संसद को विघटन करनी होगी। संसद ही नहीं, जो प्रदेश भर में जो व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाएं को पहले ठीक करना होगा, ये भी बात चल रही है। हालांकि कानून देखिए ये कह रहे हैं कि जब जन आंदोलन के बल से कोई सरकार बनते हैं तो वहाँ कानून का कोई बात नहीं होता, वहाँ आवश्यकता, तत्कालीन आवश्यकता को दिखा जाता है। ये अभी माहौल थोड़ा पेचीदा बन गया है, लेकिन जैसे जैसे जंगी अड्डा से खबर आएगी वैसे वैसे हम कुछ बोलने के लिए तैयार होंगे। रोमाना जी।
उनका क्या रोल है इसमें? जेनजी को क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो भी अंतरिम सरकार में शामिल हो सकते हैं, अगर आप पूछ सकते हैं वीरेंद्र से? तो एनजीओ भी चलाते हैं। जी बिल्कुल, वही एनजीओ। बिल्कुल। कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं क्या? जो गुरंग साहब हैं, एनजीओ चलाते हैं, उनके नाम को लेकर भी किसी तरीके की चर्चा है? उनकी भी कोई भूमिका हो सकती है क्या इस नई सरकार में? और ये जो आपने अभी नाम लिया सुशीला, जिनके नेतृत्व में आप कह रहे हैं कि चर्चाएं चल रही हैं नई सरकार बनाने की, जरा इनके बारे में और विस्तार से बताइए। आज जो बैठक होनी है और राष्ट्रपति के आवास पर होनी है आज की बैठक, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वहां किस किस को बुलाया गया है? वहां कौन कौन पहुंचेगा? वीरेंद्र जी बिल्कुल, अभी भी जो मुझे खबर मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश हैं वो भी बैठेंगे उस वार्ता में, और नेपाल के जो नौकरशाही के जो हेड होते हैं, हेड सेक्रेटरी जिसे मुख्य सचिव कहा जाता है, मुख्य सचिव भी उस वार्ता में बैठेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के हेड, मुख्य सचिव, आर्मी के हेड, और उसके बाद नेपाल पुलिस के हेड, सारे लोग बैठ के वार्ता करेंगे। और जेएनजी की तरफ से 5 लोग रहेंगे, जिस 5 लोग में अभी नाम नहीं आया है, लेकिन ये संभव है कि जेएनजी की तरफ से जो है बालन शाह का नेतृत्व रहेगा। वहाँ पे वार्ता होगी। वहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि रवि लामिछाने को भी बैठाया जाए, लेकिन रवि लामिछाने ने कल ही अपना दरकिनार कर दिया, कल अपना बात दुरुस्त किया कि हम किसी सार्वजनिक मीटिंग में या कहीं पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि कानून तो मेरे ऊपर पे केस अभी लगा हुआ है। मुझे तो सम्मान के साथ छोड़ दिया गया है, लेकिन कानून तो मेरे ऊपर केस लगा हुआ है, इसलिए जो उसमें रवि लामिछाने नहीं बचेंगे। तो ये संभव हो गया है कि आज के वो बैठक के बाद ये नाम तय होगी। लेकिन मेरे सूत्र जो बता रहे हैं, सुशीला कार्की का नाम सबसे नंबर 1 पे है, और सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम सरकार के मंत्री परिषद के अध्यक्ष बनने का स्थिति में। और सुशीला कार्की जिनका आप नाम ले रहे हैं, मतलब ये नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं? जी, सुशीला कार्की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रही है, और बहुत बेहद जो है उनका चेहरा, साफ चेहरा रहा, बहुत सफेद उनका काम रहा, उनको सारा लोगों ने सराहा था। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे राजनीतिक दल वालों को, जैसे जैसे नेताओं का फाइल खोलना शुरू कर दिया था, कुछ केस मुकदमा में अपना इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया था, वैसे ही जो है उनको संसद से अवगत करके हटा दिया गया था। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश नेपाल की सुशीला कार्की, उनका नाम अब सामने आ रहा है, और उनके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बने, इस तरीके की चर्चाएं अब नेपाल में जोर पकड़ रही हैं, और इसका समर्थन खुद बालन शाह की तरफ से भी किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगी वीरेंद्र, आप रहिए मेरे साथ। मुझे लगता है जरा एक रिएक्शन यहाँ पर लेना जरूरी हो जाता है मेहमानों से। आरती जी, आपके पास आ रही हूँ। मतलब कुल मिलाकर अब तो मुझे लग रहा है ये बिल्कुल बांग्लादेश वाला फॉर्मूला है जो निकल कर आ रहा है। वहां जैसे वो नॉन पॉलिटिशियन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनी, अब यहां पर भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं नेपाल की सुशीला कार्की, उनका नाम सामने आ रहा है।